गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th की हिंदी के क्षितिज भाग 2 से गद्य खंड का चैप्टर एक कहानी यह भी। इसकी लेखिका हैं मनु भंडारी जी। इस पाठ में मनु भंडारी जी ने क्रमबद्ध आत्मकथन लिखकर उन व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख किया है जो उसके लेख्य जीवन के निर्माण में सहायक बने। उन्होंने अपने पिताजी कॉलेज की प्राचार्य शीला अग्रवाल के साथ साथ अपनी किशोरा अवस्था से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख किया है। अब हम चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। अब लेखिका कहती हैं कि वैसे तो मेरा जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन जहाँ तक जब मुझे होश आया, जब मैं याद आता है कि अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में एक हमारा जो 2 मंजिला मकान था, उसकी ऊपरी मंजिल पर पिताजी रहते थे, जहाँ ये निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। निहायत ही एकदम अव्यवस्थित ढंग से उनकी जो ऊपर का जो मंजिल थी, उनका बुक, पुस्तक, पत्रिकाएं, अखबार, उनसे सब फैले रहते थे और या तो वे कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन इमला देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ, जिसकी कोई खास इमेज न हो। उनके साथ जो माँ थी वो अनपढ़ थी और वे नीचे मंजिल पर रहते थे। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छा और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। जब मैं पहले अजमेर से पहले जहाँ में मध्य प्रदेश में रहते थे, इंदौर में, वहाँ उनकी बड़ी इज्जत थी, उनका सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ में समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया करते थे। जब वे इंदौर में रहते थे तो वे बच्चों को फ्री शिक्षा देते थे, उन्हें अपने पास रहकर बिठाकर उन्हें घर पर ही पढ़ाया करते थे, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पद पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली उनका जो दिल था, उदारता दिखाई देती थी। के चर्चे भी कम नहीं थे कि वे बहुत उदार व्यक्ति हैं, उनकी बहुत ज़्यादा चर्चा थी। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे और दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। एक तरफ तो उनका हृदय बहुत ही कोमल था, उदार था, और दूसरी तरफ में बहुत ज़्यादा क्रोधी भी थे और घमंडी भी थे। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तो उनके गुणों के भगनावे जो खंडर थे उन्हें ढोते हुए देखा। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। उन्हें बहुत बड़ी हानि हो गई थी, इसलिए वे भोपाल में जो इंदौर था वहाँ से अजमेर आ गए थे, जहाँ उन्होंने अपने अकेले के बलबूते पर हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत ही, पर उन्हें अर्थ है, धन नहीं, और शायद गिरती आर्थिक ने उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। अब उनके पास धन की कमी हो गई थी, तो इसलिए उनका जो व्यक्तित्व था उनमें क्या हो गया था, गुस्सा आने लगा था, और वे सकारात्मक पहलू जो थे उनके सब जो अच्छाई थी वे सब निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उनके इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदारी बनाए। वे इतने स्वाभिमानी थे कि वे नहीं चाहते थे कि इस आर्थिक तंगी में वे अपने बच्चों को भी इसमें शामिल करें। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना, क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। अब उनकी जो अहम था, स्वाभिमान था, ऊंचे उठने का उनका एक जुनून था, हमेशा ऊंचाई पर रहने पर हाशिए होता है किनारे पर, वे किनारे पर सरकते चले जाने से उनका जो दुख था वो क्रोध बनकर हमेशा माँ पर उतरता था। वे माँ पर गुस्सा उतारते थे। अपनों के हाथ तो विश्वासघात की जाने की गहरी चोटें होंगी। वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया कि जब तब हम लोग भी उनकी चपेट में आते ही रहते। अब वे अपने रिश्तेदारों से धोखा खाकर अब इतने शक्की हो गए थे कि हम पर भी शक करने लगे थे।
पर यह पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरवगान करना है। अब मैं पिता की गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन कौन सी खूबी और कमियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है। मेरे जो शरीर का निर्माण है, जैसे ताना बाना सब सूंड काटने के लिए बना होता है, उनके अनचाहे अनजाने उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दिया, मेरे ऊपर उनका कितना प्रभाव पड़ा है। मैं काली हूँ, बचपन से दुबली और मरियल कमज़ोर थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, जो सो बचपन से मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में मेरी तुलना करते। फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे हीन भाव ग्रंथि पैदा कर दी थी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बाद भी मैं उससे उबर नहीं पाई। वो काला उनका होना उनकी कमजोरी थी, और उनकी जो बड़ी बहन थी उसकी प्रशंसा करते थे, और यही जो उनका एक दुख था वो उससे वो आज तक भी उबर नहीं पाई थी। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेख्य उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है, तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने गढ़ने को आती हूँ कि मुझे डर लग जाता है। उससे मैं नीचे अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती हूँ। शायद अचेतन को किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी कभी भी किसी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का, गलत जो हमारा जवाब होता है उसे तुक्का कहते हैं, या कोई गलत उपाय। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी कभी भन्ना भन्ना मतलब झन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की दुख के नीचे मुझे उनकी शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है कि मेरे अंदर भी उनकी कुछ खूबियाँ, उनकी कुछ जो उनके अंदर थी जो खूबियाँ भी मेरे अंदर भी आ गई हैं। बहुत अपनों के आत्मविश्वासघात की गहरी वीरता से उपजा शक, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी हैं किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रहती थी, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। उनके अंदर ये कहें कि उनका न जाने मेरे ऊपर कितना प्रभाव है, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रियाओं के रूप में, तो कहीं उनकी छाह के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर मैं अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह से मुक्त तो नहीं कर सकता। हमारी जो स्थिति है, हमारा जो समय है, उसकी जो हमने जो अतीत है वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं छुपा बैठा रहता है, वो पूरी तरह से हमें मुक्त नहीं करता है। अब पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। अब पिता गुस्से वाले थे, स्वाभिमान थे, लेकिन उनकी जो माँ थी उनके बिल्कुल विपरीत थी। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य था उनमें और सहन शक्ति थी। पिताजी हर जाति उनकी जो बात थी उस पर अपना बच्चों को हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर उन्हें बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव क्या था, माँ के साथ था, लेकिन निहायत ऐसा आए मजबूरी में निपटा उनका एक त्याग और मेरा कभी भी क्या नहीं बन सका, कभी भी उनके आदर्श मेरे लिए नहीं बन सका। लेकिन सहिष्णुता, सहानुभूति, खैर जो भी हो, अब यह पैतृक प्राण में यहीं पर समाप्त करती हूँ। 5 भाइयों बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे बड़ी बहन की शादी के बाद मैं शायद 7 साल की थी और उसको एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और घर में एक बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल हम आपस में खेलते थे। लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, कमरों में गुड्डे गुडियों के ब्याह भी रचाए, पास पड़ोस में सहेलियों के साथ खेले। यूँ खेलने को हम भाई भाइयों के साथ भी क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, कांच पीस कर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा भी घर। अब लड़कियां घर के अंदर रहती थी और लड़के घर के बाहर। इतना जरूर था कि जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। जैसे आज पड़ोस कल्चर समाप्त हो गया है, ऐसे पहले जमाने में कुछ नहीं था। पहले सब आपस में पड़ोस में आते जाते थे और उसे अपना घर ही समझते थे। इसलिए मोहल्ले के किसी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी गर्व के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने से इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को
हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न अलग करके हमें कितना संकुचित बना दिया है, असहाय बना दिया और असुरक्षित बना दिया है कि हम पड़ोस, जो हमारा पड़ोस है उससे भी हम कोई मतलब नहीं रखते हैं, कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारी और युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर में से कोई भी जो पात्र है मेरी कहानी का मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल बीच में भी, बाद में भी उनकी भावभंगिमा, उनका तरीका, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के ही बड़े सहज भाव से में उतरते चले गए। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही माँ भोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे लिए अब भी आश्चर्य का विषय था। उस समय एक तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए जो योग्यता थी, अनिवार्य उम्र में 16 वर्ष थी और शिक्षा में मैट्रिक 10th क्लास थी। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कलकत्ता चली गई थी। दोनों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ कि मैं भी इस घर में हूँ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर ही केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूल शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूँ, नहीं जाना। वे इस बात को पसंद नहीं करते थे कि मैं रसोई में जाकर खाना बनाना सीखूं और उस तक ही सीमित रहूँ। रसोई को में भटियार खाना कहते थे। भटियार खाना असभ्य लोगों की मीटिंग या उनकी सभा कहते थे वे, और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे। कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, आरएसएस के लोग आते थे और जमकर बहसें भी होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय काम था। चाय पीना या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझसे वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और देश में क्या हो रहा है इस बात से परिचित हो सकूं। देश में कितना कुछ हो रहा है, 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोला हो, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके विरोध, उनके मतभेद मुझे दूर दूर तक कुछ भी समझ में नहीं आता था। 10वीं कक्षा तक ये आलम था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें मैं सुनती थी और बिना किसी चुनाव के, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से मैं परिचित हुई। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने कखहरा सीखा। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और मैं इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्यिक दुनिया में मुझे प्रवेश कराया। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग किया। मात्र पढ़ने को चुनाव पढ़ने में बदला। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। उन्होंने उनका किस तरह से उनका लेखिका बनाई, किस तरह से उनका सहयोग किया, इस सब का इन्होंने इस पैराग्राफ में वर्णन किया है। अब उन्हें अज्ञे जी का उपन्यास से एक जीवनी पढ़ा जरूर था, पर उन्हें उस समय समझ में नहीं आता। कुछ सालों बाद नदी के दीप पढ़ा तो उन्हें उनके मन को इस मंथन का युग, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे। उन्हें वो ध्वस्त नष्ट भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते। उम्र में जितना समझ सकती थी, जब मैं 10th, तो मैं जितनी मेरी उम्र थी उस हिसाब से मैं जितना समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव नहीं था, जब चारों ओर स्वतंत्रता की आग लगी हुई थी। पर बात फेरियाँ सुबह सुबह क्या होती थी, फेरियाँ निकाली जाती थी, हड़तालें की जाती थी, जुलूस, भाषण, हर शहर का एक चरित्र था और पूरे दमखम, पूरे जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का एक उन्माद था, एक आंदोलन बन गया था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। अब जो मेरे अंदर, मेरे पिताजी की जो राजनीति से जुड़ी जो मेरे अंदर उनकी जो आती थी, वो अब लावे में बदल गई थी।
स्थिति यह हुई कि बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में पिताजी की आज़ादी की सीमाएं थी कि उनकी उपस्थिति में घरमाई लोगों के बीच में बैठूं और उन्हें जानू समझूं, हाथ उठाकर नारे लगाऊं, हड़ताल करूं, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करते थे और वे ऐसी आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता है तो सारे वर्जनाएं, सारे जो काम हम कर रहे थे वो सारा बहस सब अपने आप नष्ट हो जाता है। यह तभी जाना और अपने क्रोध में सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का मैंने अब सिलसिला शुरू कर दिया था। राजेंद्र से शादी की और तब तक वह चलता ही रहा। यश कामना कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशेष बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो, उनकी प्रतिष्ठा हो। उनके चलते ही मैं एक दो बार उनके क्रोध से बच गई थी। एक बार कॉलेज प्रिंसिपल का पत्र आया कि उनसे आकर मिले और बताया कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। अब पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला है। लड़की मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं रखेगी और न जाने मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा। वहाँ जाकर 4 बच्चे पहले ही पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से चिल्लाते हुए ही गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इनका अनुमान था। सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई, डर के मारे कि पिताजी आएंगे और मुझ पर गुस्सा करेंगे। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ जब वे गुस्सा निकाल लेंगे तब मुझे बुला लेना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो बड़े ही खुश हैं, चल तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर तेरा इतना रोब है, इतना दबदबा है तो तेरा सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार जिद कर रही थी कि मैं तुझे घर पर बिठा लूँ, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं और तुम एक इशारे पर भी उन्हें क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए हैं कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है। बहुत गदगद स्वर से, बहुत खुश होकर मेरे पिताजी से यह सब बातें सुनाते रहे और मैं अवाक उन्हें आश्चर्यचकित होकर देखती रही। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, नहीं अपने कानों पर। यही हकीकत थी कि पिताजी ऐसे मुझसे बात करेंगे, मुझे न तो उन पर विश्वास हो रहा था और नहीं अपने कानों पर। अब एक घटना और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज, स्कूल, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान आमंत्रित किया गया था। जो जो नहीं कर रहे थे छात्रों को एक बड़ा समूह आ जाकर करवा देता था। शाम को अजमेर में पूरा विद्यार्थी वर्ग मुख्य बाजार के चौराहे पर इकट्ठा हुआ और फिर भाषण देने शुरू कर दिए। अब उस समय मन्नू की तो मत मारी गई थी और भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर आप देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाते, उड़दंग मचाती फिर रही है। अब उन्हें उनके जो कोई दोस्त थे उन्हें भड़का देते हैं। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है क्या? यह सब कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? अब उनके जो दोस्त थे उनके पिताजी के, उन्हें भड़का देते हैं कि लड़कियों को अच्छा नहीं लगता है कि वे बाहर सड़कों पर जाकर नारे लगाएं, लड़कों के साथ हुड़दंग मचाए कि क्या तुम्हारे कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल नहीं रहा है? वे तो आग लगा कर चले गए। पिताजी सारे दिन गुस्से में भभकते रहे। बस अब यही रह गया था कि लोग घर आकर वो थू थू करके चले जाए। बंद करो अब मन्नू घर से बाहर निकलना। इस सब से बेखबर रात को होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अतरंग और अभिन्न मित्र, अतरंग बहुत ही ज्यादा उनके मित्र, प्रिय मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित डॉक्टर अम्बाला लाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़े ही गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। आओ आओ मन्नू। मैं तो चौराहे पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। बोलते जा रहे थे। पिताजी के चेहरे को संतोष धीरे धीरे घर में बदलता जा रहा था। अब जो एक पड़ोस के व्यक्ति के कहने पर जो गुस्सा उनका भभक रहे थे गुस्से में, अब वही उनके जो दोस्त थे उनके कहने पर उनका जो चेहरा था संतोष और गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर की गुस्से वाली बात बताई तो मैं रात की सांस ली।
आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना ही समझ में आता है कि क्या उस समय मेरी उम्र थी, क्या मेरा भाषण ना होगा। यह तो डॉक्टर साहब का प्रेम था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। और हो भी सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच, बिना किसी डर और झिझक के यूं धुआंधार भाषण देना ही उसके मूड में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे। उन्हें किस बातों का विरोध करना पड़ता था। एक तो मैं विशेष बनने और बनाने की प्रबल उनकी इच्छा थी, और दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि भी उन्हें अच्छी लगा, अपनी सामाजिक छवि भी वे बनाना चाहते थे। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का रास्ता ही टकराहट का है? सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज को अनुशासन बिगाड़ने का आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेज बंद कराने हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध रोक लगा दी गई। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी हमने इतना ही मचा कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा, हमारा प्रवेश उन्हें वापस करना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चीर, जिसका हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, खुशी के सामने खुशी बिला गई। बिला मतलब गुम हो गई, खो गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947, उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उनकी जो स्कूल में जो उन्होंने उद्यम मचाया था, जो उन्होंने आंदोलन किया था, उनकी क्लास में उन्हें वापस प्रवेश दिया गया। और लेकिन उनकी जो उपलब्धि, देश की सबसे बड़ी जो उपलब्धि उन्हें उस दिन मिली, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, तो वो उन्हें बहुत छोटी, उसके सामने उन्हें वह बहुत छोटी लगी। इस चैप्टर में लेखिका ने अपने किशोर जीवन में जुड़ी घटनाओं, विशेष रूप ने अपने पिताजी और कॉलेज की जो प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल जी के विषय में बताते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का भी वर्णन किया है। लेखिका ने अपने परिवार और कॉलेज की कुछ घटनाओं का वर्णन करते हुए अपने पिता के स्वभाव में क्षण क्षण कैसे परिवर्तन हो रहा था, और उन्होंने ये भी बताया है लेखिका द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में की गई भागीदारी में उनका उत्साह, उनका ओजस्वी भाषण, संगठन क्षमता और विरोध करने का स्वरूप प्रशंसनीय रहा है। धन्यवाद।